गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रियल नॉलेज ट्रिब्यून पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए जानते हैं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में क्या होते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे हम राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में कि कहाँ से लिए गए हैं, कौन से भाग से लिए गए हैं और कौन से अनुच्छेद में आते हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं। कौन से भाग में निहित है? ये भारत के संविधान के भाग 4 में निहित है। अनुच्छेद की बात करें हम तो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद के अंदर आते हैं ये। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत क्या काम करते हैं भाई? इनका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? इनका प्रमुख लक्ष्य होता है एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। क्लियर इतना? तो हमारे यहाँ राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में सिद्धांत अपनाए गए हैं। सिद्धांत की बात करें हम, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत। एक और सिद्धांत आता है हमारा उदारवादी सिद्धांत। तो डिस्कस करेंगे हम सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत का वर्णन हमारे आर्टिकल 48, 39, 41 और 42 के अंतर्गत हमारा सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। बात करें हम गांधीवादी सिद्धांत की, आर्टिकल 40, 46 और 43 और आते हैं हमारे 47, 48 और 48A।
तो गांधीवादी सिद्धांत का वर्णन हमारे इन आर्टिकल्स में मिलता है। आर्टिकल कौन से हैं? 40, 46, 43 और 47, 48 और 48A। बात करते हैं हम उदारवादी सिद्धांत की। तो उदारवादी सिद्धांत में कौन से आर्टिकल हैं? 44, 45, 50 और 51। देखते हैं हमारे आर्टिकल पूरे हुए कि नहीं हुए। तो कितने आर्टिकल में उल्लेख किया गया है हमारे राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का? 36 से 51। 36 से और 37, 36वां आर्टिकल और 37वें आर्टिकल में हमारे राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का परिभाषा दी गई है, इसलिए इसका सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत में या गांधीवादी सिद्धांत में या उदारवादी सिद्धांत में उल्लेख नहीं मिलता है। तो बात करते हैं हम 38 से। 38 हो गया हमारा, 39 हो गया, 40 हमारा गांधीवादी सिद्धांत में आ जाता है, 41 हमारा आर्थिक सिद्धांत में आ जाता है, 42 भी हमारा आर्थिक सिद्धांत में आ जाता है। 42 के बाद चलते हैं हम 43 पे। तो गांधीवादी सिद्धांत है हमारा 43 आर्टिकल। 43 के बाद 44 उदारवादी सिद्धांत है, 45 भी उदारवादी सिद्धांत है, 46 हमारा कहाँ आता है? गांधीवादी सिद्धांत में। उसके बाद 47, 48 हमारा गांधीवादी सिद्धांत में ही आता है और 50, 51 कहाँ है? उदारवादी सिद्धांत में। क्लियर इतना? बात करेंगे कि हम इन आर्टिकल्स में क्या क्या बताया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोक कल्याण के लिए। कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत? आयरलैंड से। तो बात करेंगे हम आर्टिकल 38 की। तो क्या है आर्टिकल 38 में? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि या सुविधाएं बढ़ाने के लिए के लिए समाज व्यवस्था बनाएगा। समाज व्यवस्था बनाएगा। जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। व्यवस्था बनाने से क्या होगा? जिससे नागरिकों को सामाजिक, जहां वो रहते हैं समाज के तौर पर, आर्थिक न्याय मिल सके। कौन से सिद्धांत में आते हैं हमारे? समाजवादी और आर्थिक सिद्धांत में हमारा 38 आर्टिकल्स आता है। बात करेंगे हम 39 की। 39 में क्या आता है? सभी को समान वेतन दिया जाएगा। वेतन की व्यवस्था है। और क्या है भाई इसमें? विभिन्न प्रकार की जो सहायता होती है समाज के लिए वो निःशुल्क दी जाएंगी। समाज को
विभिन्न प्रकार की सहायता समाज की अभिवृद्धि करने के लिए दी जाएगी निःशुल्क। निःशुल्क दी जाएगी। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है कि सभी को समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की सहायता जो समाज की सहायता के लिए करी जाती है वो हमें निःशुल्क देनी होगी समाज की अभिवृद्धि के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो बात करते हैं हम 39, ये था कै, और बात करेंगे हम ख की। तो 39 ख क्या कहता है? सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण, स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से करना चाहिए ताकि लोकहित में वह साधन बन सके, जो हमारा सरकारी पैसा होता है उसका नियंत्रण या उसका उपयोग इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमारे लोगों की भलाई हो सके। उनके नियंत्रण इस तरीके से करना चाहिए जो उनका साधन बन सके, हमारे समाज में कुछ सुविधाएं हो सके। क्लियर इतना? बात करेंगे हम आर्टिकल 39 ग की। आर्टिकल 39 ग में क्या है? समान धन का वितरण या धन का समान वितरण। धन का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। क्लियर इतना? तो और हमारा सामाजिक आर्थिक सिद्धांत में क्या आते हैं? आर्टिकल 39 भी हमारा किस में आता है? आर्थिक और एवं समाजवादी सिद्धांत में। 41 सॉरी आर्टिकल 41। तो बात करेंगे हम आर्टिकल 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार है। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों से मिलते जुलते हैं। कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार है। पाने का अधिकार है। क्लियर भाई इतना? उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल
42 की आर्टिकल 42 क्या कहता है? काम के प्रति कोई भी कर्मचारी काम के प्रति न्याय संगत होना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो रहा हो। और वेतन उसे समान दिया जा रहा हो। किसी प्रकार का भेदभाव न हो। क्लियर इतना? आर्टिकल 43 में क्या है? जो भी कर्मचारी हैं उनका निर्वाचन होना चाहिए और मजदूरी और उनके एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना चाहिए। बात करेंगे हम 43 की। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि कर्मचारियों का निर्वाचन किया जाना चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार। आर्टिकल 43 कर्मचारियों का निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना चाहिए। उनकी योग्यताओं के अनुसार उनका निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। भाई कोई भी कर्मचारी, कोई भी नागरिक अपना कार्य कर सकता है और अपनी योग्यता के आधार पर पद पर चुना जा सकता है। बात करेंगे हम 44 की। 44 कौन से सिद्धांत में आता है? हमारे गांधीवादी सिद्धांत में। आर्टिकल 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। सभी नागरिकों को समान सिविल संहिता का मतलब है कि सभी को चुनाव चुनने का अधिकार है, वोट डालने का, जिसका भी जहां भी मन करे वो वहां डाल सकता है, उसको ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। क्लियर भाई इतना? तो ये तो हमने मौलिक अधिकार में भी पढ़ा है
86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था हमारा। तो जो भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं संविधान में सारे ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अलग से कुछ नहीं होता है, बस इनको नाम दिया जाता है अलग से। जैसे ये हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत में भी वही वाली बात आ गई कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। यही हमारी बात मौलिक अधिकार में की गई थी। तो बात करते हैं आर्टिकल 46 की। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कौन सा आर्टिकल कौन से सिद्धांत में आया है। इसमें क्या है, अनुसूचित जाति जनजातियों जो हमारे SC ST होते हैं की अभिवृद्धि के लिए शिक्षा के आधार पर या आर्थिक आधार पर उनकी अभिवृद्धि करने की सहायता तो क्या है हमारा 46 आर्टिकल में अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा के आधार पर या आर्थिक आधार पर उनकी सहायता करने का, उनकी अभिवृद्धि या उनके आगे बढ़ाने के लिए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 46 में। बात करेंगे हम 47 की, तो 47 आगे बताते हैं हम आपको क्या है। 47 में हमारे राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक हैं? 36 से 51 तक। तो 46 हो गया है। 47 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 47 में क्या है भाई? पोषाहार और स्वास्थ्य, पोषाहार और स्वास्थ्य जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए पोषाहार और स्वास्थ्य जीवन के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए भाई? राज्य का कर्तव्य होता है राज्य का क्या कर्तव्य होता है? लोक स्वास्थ्य सुधार करे। तो ये हमारा राज्य का कर्तव्य होता है कि जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं, पोषाहार होते हैं, हमारे पोषक तत्व होते हैं, खाने की जो सामग्री होती है, तो उसका ध्यान कौन रखे? राज्य। क्लियर इतना हमारा? तो बात करेंगे हम 48 की। में क्या है?
हमारे मौलिक कर्तव्यों में आया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 48 में कि पर्यावरण की रक्षा। क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना, और वन्य जीवों की भी रक्षा करना, वन एवं तो ये उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? 48 में। पर्यावरण की रक्षा करना और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये हमारा 48 में उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो बात करते हैं हम आर्टिकल 49 की। आर्टिकल 49 में क्या आता है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्मारकों की रक्षा करना, जैसे गांधी पार्क हो गया, रेड फोर्ट हो गया दिल्ली में, इन सभी हमारे राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय से महत्व रिलेटेड है। ये राष्ट्रीय का महत्व है हमारा कि उन स्मारकों की हम रक्षा करें, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसमें सुधार करवाएं, और उनकी जो वस्तुएं हैं पुरानी, जैसे संग्रहालय में रखी गई है कुरुक्षेत्र में महाभारत की, तो उनकी वस्तुओं का संरक्षण करें, वस्तुओं का संरक्षण करें। क्लियर है इतना? तो हमारा रहता है 50 और 51। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका बंटवारा करना, या फिर हम कह लें पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का न्याय करना। क्लियर इतना? तो बात करेंगे अनुच्छेद 51 की। आर्टिकल 51 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 51 के अंतर्गत आते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि, उनके अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा उनको बढ़ाना। कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं भाई जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। इनके अलावा कुछ और अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो राज्य नीति निर्देशक का ही कार्य करते हैं। कौन से हैं हमारे? 350 और 351। तो बात करेंगे हम 350 और 351 की। तो क्या कहते हैं वो, क्या है उसमें? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा देना,
आर्टिकल 351, इसमें क्या है? हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, हिंदी को प्रोत्साहन देना। तो ये हमारे ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत के जो रूल है उनको फॉलो करते हैं। कौन कौन से हैं ये? आर्टिकल 350 और आर्टिकल 351। क्लियर इतना? अब हम बात करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। बात कर रहे थे हम जैसे मौलिक अधिकार हैं और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हैं हमारे, तो ये एक जैसे मिलते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। क्लियर है आपको इतना? उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ लिख देते हैं हम नीति निर्देशक सिद्धांत। और यहाँ मौलिक अधिकार। तो डिफरेंस क्या है इसमें? तो क्या है? बात करेंगे हम नीति निर्देशक सिद्धांत की। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। ठीक है भाई, ये तो आपको पता ही था जब आपने मौलिक अधिकार पढ़े थे। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। इनका वर्णन कौन से में है? भाग 4 में। और मौलिक अधिकारों का कौन से में है? भाग 3 में। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत के जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? कौन से हैं? 36 से 51 तक। और मौलिक अधिकारों के कौन से हैं? 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35। क्लियर है भाई? तो इतना डिफरेंस तो हम कर ही सकते हैं खुद भी, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? यह समाज की भलाई के लिए है। यह समाज की भलाई के लिए है। और मौलिक अधिकार क्या है? यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। तो इतना डिफरेंस तो हम कर ही सकते हैं भाई। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के अधिकार हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए है, समाज की स्थापना के लिए है, सभ्य समाज बनाने के लिए है। ठीक है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है हमारे, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है।
और मौलिक जो अधिकार है हमारे, इनके पीछे कानूनी मान्यता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत हैं वो सरकार की महत्वता को या अधिकारों को बढ़ाता है। मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति के अधिकार हैं, तो सरकार के अधिकारों को घटाता है। क्लियर है इतना? तो और बात करते हैं हम, और डिफरेंस क्या है? यह अधिकार जो है राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। यह नागरिकों को स्वतः ही अपने आप ही मतलब उपलब्ध है। ही प्राप्त है। तो हमने क्या अंतर पढ़े भाई कि जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है और मौलिक अधिकार हैं उसमें क्या अंतर है? जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो भाग 4 से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है और मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 से हैं। आर्टिकल 36 से 51 में हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है और आर्टिकल 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। बात करते हैं हम और डिफरेंस की, जान लेते हैं क्या डिफरेंस है। और यह समाज की भलाई के लिए है नीति निर्देशक सिद्धांत, और यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। भाई इसमें व्यक्ति के अधिकारों के लिए ही वर्णन किया गया है सारा कुछ। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और इसके पीछे कानूनी मान्यता है। यह सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय में जा सकता है, ये नहीं जा सकता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। जब इसमें व्यक्ति के अधिकार आ जाते हैं तो सरकार के अधिकार कम हो जाते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं और यह नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त होते हैं। क्लियर इतना? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।